चैप्टर पर। इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके आगे तक यूज़ होता है। लाइक ये वर्ड यूज़ होता है लेकिन बच्चों को इसका मतलब पता नहीं रहता, इवन बीकॉम स्टूडेंट्स को भी। तो इसका मतलब क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये होता क्या है, किस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज काम करता है, ये सब चीज़ें एज अ अकाउंट स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए, जस्ट फॉर नॉलेज। लेकिन 11th क्लास है तो आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए भी ये चैप्टर आना ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। आज हम इसका थ्योरी पार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे जो कि जर्नल एंट्रीज होगा। तो सबसे पहले इसके थ्योरेटिकल पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, आखिर बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, पहले मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगी, उसके बाद बुक की लैंग्वेज में बताऊंगी। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है कि लाइक मैंने अगर किसी पर्सन को उधार पे सामान बेचा तो उस पर्सन को मैं एक बिल काट के दे देती हूँ जिस पर उसका नाम लिखा होता है, मेरा नाम लिखा होता है, और मैं उसको ऑर्डर देती हूँ कि आपको ये पैसा मुझे 2 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद या 4 मंथ्स के बाद लौटाना है। तो यानी कि ये जो होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को एक तरीके से अलाउ करता है, यानी कि जब हम उधार देते हैं सामान तब आप बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हो और एज अ सेलर आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते हो। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए हमें एक एक्ट दिया गया है जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जिसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज की सारी डिटेल आती है कि किन किन कंडीशंस में इसको रखा जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए। तो वो सब हमें एक्ट के अंदर पढ़ने को मिलता है, जो कि अभी आपको फ़िलहाल नहीं पढ़ना, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक पीस ऑफ पेपर होता है इन राइटिंग जिस पे लिखा होता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा ऑर्डर है जो किसी कंडीशन पे बेस नहीं है। कंडीशन पे बेस होती है जैसे कि अगर कल बारिश हुई तो मैं ये काम करूँगा, अगर कल ये कुछ हुआ, मैच जीते हम तो हम ये काम करेंगे, दैट इज़ कंडीशन बेस्ड। अनकंडीशनल मतलब ये कोई कंडीशन पे बेस नहीं है, भाई मैंने सामान बेचा है, आपको मेरे को 3 महीने बाद आप मुझे पैसे लौटा दोगे, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, राइट। तो इट्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर, जो बनाता है वो भी इस पर साइन करता है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे, यानी कि सामने जिसे हम बेच रहे हैं हम उसको डायरेक्ट करते हैं या ऑर्डर देते हैं कि वो हमें ये पैसा लौटा दे। To pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person, एक certain person को जिसका नाम लिखा है, और to the bearer of the instrument, और जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होगा उसको वो पैसा मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डॉक्यूमेंट जिस पर मेरा नाम लिखा है कि भाई मेरे को पैसा मिलना चाहिए, लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट मेरी बहन ले लेती है तो मेरी बहन को पैसा मिलेगा, क्योंकि ये एक ट्रांसफरेबल बियरर डॉक्यूमेंट है। बियरर डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जिसके पास ये होता है उसको पैसा मिलता है। तो यानी कि आपको इसे काफ़ी सेफ साइड होके संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि जिसके पास होगा उसे पैसा मिल जाएगा, तो उसे हम बियरर डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो ये एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बेसिकली क्रेडिट सेल को अलाउ करता है कि भाई आप हमें 2 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद पैसा दे देना। तो हम उस पर्सन को, सामने वाले पर्सन को जो परचेज कर रहा होता है उसको ऑर्डर लिख देते हैं कि आप हमें 3 महीने बाद दोगे एज अ प्रूफ, राइट। तो उसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है कि ये रिटर्न में होना चाहिए, कौन बनाता है इसे, तो इसे साइन बाय द मेकर, एक ऑर्डर दिया जाता है, इट्स एन ऑर्डर, ठीक है, और बियरर इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं जो कि बहुत सिंपल है, आपको डेफिनेशन से ही मिल जाएंगे। हालांकि ये आते नहीं हैं, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको आ जाए तो आप इसके डेफिनेशन में से ही इसके फीचर लिख सको। ओके, अब आते हैं आगे मेन बात पर कि पार्टीज, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है। पार्टी वो पार्टी वाली पार्टी नहीं, पार्टी मतलब कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाते वक्त। तो देखो, इसमें हमारे बेसिकली 3 लोग हैं, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। ड्रॉर हु राइट्स एंड मेक्स द बिल। इसमें क्या है कि लाइक मैं अगर सामान बेच रही हूँ और सामने वाले बंदे को बेच रही हूँ, तो मैंने एक पर्सन रखा हुआ है जो इस बिल को लिखता है, तो वो पर्सन ड्रॉर कहलाता है। और ज़रूरी नहीं कि ड्रॉर हमेशा हर कंपनी रखे, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज ड्रॉर रखती हैं जो कि बिल बनाते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज जो बेसिकली लिखते हैं, जिन पर वो साइन उनका भी होना ज़रूरी है कि भाई वो लिखते हैं कि गारंटी लेते हैं कि, और सामने वाले को ऑर्डर देते हैं कि आपको पैसा देना है।
बट जनरल केस में आपको क्या होगा, जो पर्सन सेल कर रहा है वही आपको ड्रॉर मिलेगा, यानी कि वही ड्रॉर होगा, वही लिखने वाला होगा। अब ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई यानी कि सामने वाला बंदा जिसको पैसे पे करने हैं, जिसको हमने सामान बेचा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड ड्रॉई। एंड द पे, जो बेच रहा है, जिसको पैसा मिलना है, या अगर वो ट्रांसफरेबल है तो जो पे है द रिसीवर, जिसका नाम उस पर आ गया कि भाई इस पर्सन को पे करे जाएंगे, दैट पर्सन इज कॉल्ड पे। तो अगर कंपनी है, कंपनी में कोई बंदा लिखने वाला है तो वो ड्रॉर कहलाया जाएगा, कंपनी पे कहलाई जाएगी, राइट। और अगर मैं हूँ अकेली, मैं बिजनेस चला रही हूँ, तो मैं ही खुद लिख रही हूँ, तो मैं ही ड्रॉर हूँ, मैं ही पे हूँ, क्योंकि मुझे ही मिलना है, मैं ही लिख रही हूँ। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में ड्रॉर एंड पे अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। इसके बाद आता है हमारा कि हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज कितने टाइप का होता है। 2 टाइप के होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। एक होता है ट्रेड बिल, जो ट्रेड ट्रांजेक्शन्स के लिए हम बिल ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं। एक होता है अकोमोडेटिंग, एकोमोडेटिंग होता है म्यूचुअल हेल्प के लिए जो हम बिल बनाते हैं, उसको अकोमोडेटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो ये 2 टाइप के बिल ऑफ एक्सचेंज थे। अब हम इसके थोड़े और आगे की थ्योरी करते हैं। अब हम आगे का थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं इसका, जिसमें हम बिल ऑफ एक्सचेंज के सबसे पहले एडवांटेजेस पढ़ेंगे। एडवांटेजेस मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 लिखी हैं, और वो लिखी हैं जो मेन हाईलाइट करती है हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज को। पहले लिखिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो पाती है, यानी कि हम उधार पे सामान बेच पाते हैं और हमें गारंटी भी रहती है कि भाई पैसा आ जाएगा, बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट है। डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग फैसिलिटी देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे अपने बैंक से डिस्काउंट करा सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ बैंक से डिस्काउंट कराने का? इसका मतलब ये हुआ कि लाइक मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज रखा है कि सामने वाले बंदे ने मुझे 25,000 रुपये देना है 3 महीने बाद। 25,000 रुपये देना कितने? 3 महीने बाद। लेकिन मुझे आज उस पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं अपने बैंक के पास जाऊँगी, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को दूँगी। बैंक कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज जो भी उसकी होगी वो अपना चार्जेस कट करेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस, और उसके बाद वो पैसा मुझे लौटा देगा, मतलब मुझे दे देगा। तो 25,000 में से अगर सपोज करो उसने 500 रुपये चार्जेस अपने काट भी लिए, तो 24,500 मेरे पास आ जाएंगे। तो मुझे 3 महीने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंटिंग फैसिलिटी हमें मिलती है। एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट भी आपके लिए न्यू वर्ड होगा। एंडोर्समेंट मतलब होता है कि इसको मैं एंडोर्स कर सकती हूँ। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पैसे रिसीव करने हैं मेरी फ्रेंड है नेहा से, ठीक है। नेहा मुझे 10,000 रुपये देगी और मैंने अपनी दूसरी फ्रेंड को 10,000 रुपये देने हैं। तो यानी कि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिसे मिलेंगे और जब मिल जाएंगे तो मैं आगे दे दूँगी, ठीक है। तो यानी कि मुझे मिलने भी है और मुझे देने भी है। तो जब ऐसा केस होता है कि भाई मुझे सेम अमाउंट लाइक 10,000 मिलने हैं और 10,000 ही मैंने देने हैं, तो मैं इस बिल ऑफ एक्सचेंज को आगे एंडोर्स कर देती हूँ अपनी दूसरी फ्रेंड को और बोलूँगी कि तुम सीधा नेहा से ही पैसे ले लेना। तो दैट इज़ कॉल्ड एंडोर्समेंट, कि एंडोर्समेंट फैसिलिटी हमें मिलती है। एंड द फर्स्ट वन इज लास्ट वन इज ईजी टू रिकवर, यानी कि इसको रिकवर करना ईजी होता है। क्यों? क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो कोई भी वो नहीं होता कि भाई पैसे दे वो लेके भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। हम उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इसके बाद आती है बात प्रोमिसरी नोट की। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? देखिए, प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही होता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा बताया कि एक ऑर्डर होता है, प्रोमिसरी नोट ऑर्डर नहीं होता, बल्कि ये एक प्रॉमिस होता है कि भाई मैं पैसे पे कर दूंगा। अगर इस केस में मैं सामान बेच रही हूँ तो सामने वाला पर्सन मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि आई विल पे आफ्टर 3 मंथ्स, तो वो मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको पैसे पे कर दूंगा 3 महीने बाद, उसे हम प्रोमिसरी नोट कहते हैं। इसमें सामने वाला पर्सन प्रॉमिसर है, मुझे पैसा मिलेगा तो मैं पे ही हूँ, यानी कि रिसीवर हूँ। तो प्रोमिसरी नोट की और बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस ये ऑर्डर नहीं है, ये एक प्रॉमिस है। तो इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, राइटिंग में होता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कोई कंडीशन बेस्ड नहीं होता। साइन बाय द मेकर, जो बंदा बना रहा है वो साइन कर रहा है इस पे टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कि मैं ये पैसे आपको दे दूंगा। प्रोमिसर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं ये पैसे आपको दे दूंगा, या फिर आप जिसे बोलोगे उसे दे दूंगा, या फिर बेयरर ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होगा मैं उससे दे दूंगा। तो ये होते हैं प्रोमिसरी नोट। अब बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में डिफरेंस क्या है? देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉर, हमारा ड्रॉर यानी कि जो पर्सन बिल को काटता है, जो पर्सन बिल को लिखता है, वो क्रेडिटर होता है। हमें पता है कि हम ऑर्डर देते हैं, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में क्रेडिटर यानी कि जो ऑर्डर देने वाला है वही लिखता है।
प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस जो कर रहा है वो लिखता है, तो ड्रॉर कौन होता है? डेटर होता है, जिसने सामान खरीदा। ऑर्डर और प्रॉमिस, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है एंड प्रोमिसरी नोट एक प्रॉमिस है। एक्सेप्टेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज में हमें नीड अकाउंटिंग, मतलब इसमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है किसकी? ड्रॉय की। यानी कि अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रही हूँ कि भाई आपको ये मुझे पैसे देने हैं, तो उस पर उसके साइन होने भी ज़रूरी है, तभी तो प्रूफ माना जाएगा। तो इसमें एक्सेप्टेंस ज़रूरी है और इसमें एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सामने वाला बंदा ही हमें प्रॉमिस कर रहा है। पार्टीज़, बिल ऑफ एक्सचेंज की हमने 3 पार्टीज़ पढ़ी, ड्रॉ, ड्रॉय एंड पे। इसमें सिर्फ 2 पार्टी होती है, प्रॉमिसर एंड पे। लाइबिलिटीज़, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉर की लाइबिलिटी तब आती है, यानी कि लिखने वाले की लाइबिलिटी तब आती है जब सामने वाला पर्सन पैसे देने से इनकार कर दे। लेकिन इसमें जो भी हमारा डेटर है उसी की प्राइमरी लाइबिलिटी रहती है कि उसी ने पैसे देने हैं। उसके बाद आता है नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस होता है कि आप लीगली इसको वो कर देते हो कि नोटरी के पास जाके इस पर स्टैम्प वगैरह लगा देते हो, उसको हम नोटिंग चार्जेस, उस समय पे हमें जो पैसे देने पड़ते हैं उसको नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। तो डिसऑनर के केस में बेटर रहता है कि हम बिल ऑफ एक्सचेंज को नोटिंग करा लें, लेकिन प्रॉमिसरी के नोट में ये कंपल्सरी रहता है कि नोटिंग करानी ही पड़ती है। तो ये था बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में डिफरेंस। आगे की थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने डाउट्स आप मेरे से यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।